क्लास में हमने उपसर्गों पर आधारित शब्द निर्माण सीखा था। उसमें हमने सीखा था कि तत्सम उपसर्ग क्या होते हैं, तद्भव उपसर्ग क्या होते हैं और आगत उपसर्ग क्या होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि तत्सम उपसर्गों से शब्द निर्माण कैसे होता है। तो आज हम प्रैक्टिकली शब्द निर्माण करके बता रहे हैं। आप ध्यान से देखें कि कैसे शब्द बनते हैं। तो आप अरुणा काली की क्लास में आप सबका स्वागत है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर सब्सक्राइब नहीं किया। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना लास्ट में, अंत में और लाइक के साथ। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तत्सम उपसर्ग और उपसर्गों का प्रयोग कैसे करना है। तो पहला शब्द हमने लिया, ये अति तत्सम उपसर्ग है और इसका अर्थ है अधिक। और इससे जो शब्द बने हैं वो है अतिशय, अत्याचार, अत्यंत, अतिक्रमण और अत्युत्तम। अब यहाँ पे जो अतिशय शब्द है ये मुझे किसी बच्चे ने पूछा था, किसी विद्यार्थी ने कमेंट में पूछा था। बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी प्रत्यय उपसर्ग और मूल शब्द की। तो उसमें एक बच्चे ने, किसी विद्यार्थी ने पूछा था कि अतिशय में अति उपसर्ग है तो मूल शब्द क्या है। तो ये तो बिल्कुल जाहिर है, एकदम स्पष्ट है कि अति उपसर्ग है। तो शय जो है ये मूल शब्द है। शय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर। एक अलंकार सीखा था ना हमने, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का को अगर हम डिवाइड करें, टुकड़े करें तो क्या बनेगा, अति प्लस शय प्लस उक्ति। उक्ति का मतलब होता है बोलना, अति का मतलब होता है अधिक और शय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर। तो अतिशयोक्ति का मतलब ही होता है बढ़ा चढ़ाकर बात करना या बोली गई बात। तो यहाँ पर भी शय का मतलब है, एक तो होता है कि किसी को उकसाना और एक होता है बढ़ा चढ़ाकर रखना किसी बात को। और शय को बोलते हैं ना कि शय या मात, उसमें भी शय शब्द आता है। शय का मतलब है कि टारगेट रखना कि हाँ भाई ये एक चुनौती देना, तो वो भी शय है। तो अति और शय ये शब्द है, अति उपसर्ग है और शय मूल शब्द है। यहाँ पर आगे देखो, अत्याचार में अब इस तरह के शब्दों पर ज्यादा ध्यान देना कि जहां पर संधि की हुई है। अब यहाँ कर अगर हम इसको विच्छेद करें तो अति शब्द बनता है अति प्लस आचार। आचार यानी व्यवहार और अति का मतलब है अधिक। तो अति और आचार है तो यहाँ पर य बना है क्योंकि अति आया है। ई से हमने सीखा था कि यण संधि में सीखा था, ई के बाद कोई और स्वर आए तो ई को य हो जाता है। तो वही संधि यहाँ पर भी यण संधि है, यहाँ पर भी यण संधि है, यहाँ पर भी यण संधि है। और यण संधि की पहचान ये बताई थी कि य या व से पहले अगर आधा अक्षर आधा व्यंजन हो तो यण संधि होती है। तो यहाँ पे भी अति और आचार आया, यहाँ पे अति अंत आया है, यहाँ पे अति उत्तम आया है। तो इस तरह से हमने ये सीख लिया कि इसको जो विच्छेद करेंगे, यहाँ पे जो उपसर्ग है वो अति है, यहाँ पर भी उपसर्ग अति है, यहाँ पर भी अति है और यहाँ पर जो मूल शब्द है वो है आचार। यहाँ पे अंत, यहाँ पर उत्तम, ये मूल शब्द हैं। तो इसको हम इस तरह से अलग करके देख सकते हैं। इसी तरह से आगे देखो कि अधि का मतलब होता है ऊपर या फिर श्रेष्ठ। तो यहाँ पे अधिकृत, अधिशुल्क, जो भी अधि के बाद शब्द लगा है वो मूल शब्द है। इसी तरह से अधिकृत, अधिशुल्क, यहाँ पे फिर से अध्ययन आ गया। तो यहाँ पर भी ये अधि और अयन, अधि और अयन लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर भी यण संधि आई है क्योंकि अधि का ई जो है, ई का य बन गया और आगे जो अ लगा था अयन का अ जो है वो य में मिक्स हो गया, य को पूरा कर दिया। तो अधि अयन और धा आधा हो गया। यहाँ पर भी यण संधि है, यहाँ पर भी यण संधि है। यहाँ पे अधि प्लस आदेश, अधि और आदेश है, ई आया है, ई का य बन गया तो इसलिए अध्यादेश हो गया। तो इसलिए यहाँ पर हम भी फौरन समझ सकते हैं कि अधि उपसर्ग है, कृत मूल शब्द है, अधि उपसर्ग है, शुल्क मूल शब्द है, अधि उपसर्ग है, अयन मूल शब्द है, अधि उपसर्ग है और आदेश मूल शब्द है। आगे लिखा है अभी। अभी का मतलब है और या सामने।
अभिमुख, अभियान, अभिनय, अभिमान, अभ्यागत, अभ्यास। यहाँ पर भी यण संधि आई हुई है, यानी कि अभी ई है, ई का य बन गया। यहाँ पर भी अभी और आस है, तो यहाँ पर भी अभी का ई का य बन गया। इन दोनों में भी यण संधि आई है। यहाँ देखो अवहीन और अभाव, अब का मतलब हीन और अभाव है, तो अभाव में यानी कि यहाँ पर हमारे शब्द बने अवतार, अवगुण, अवनति, अवशेष, अवकाश, अवसाद और अवसर। इसमें कुछ भी सारे शब्द एकदम स्पष्ट है, कुछ भी अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। अब उपसर्ग लगा हुआ है, साथ में जो शब्द आए हैं ये मूल शब्द है, और मूल शब्द के कारण अब के अनुसार हम इनका अर्थ भी समझ सकते हैं। अब जैसे आ सहित, आ का मतलब सहित और तक, आ का मतलब सहित या तक है, यानी आरक्षण। आहार है आरक्षण। आदान, जो दान किया उस तक, दान सहित, यहाँ पे दान सहित आ जाएगा। आक्रमण, क्रमण यानी किसी चीज को पे कब्जा कर लेना, तो कब्जा करने तक आक्रमण। आजीवन, जीवन भर, जीवन पर्यंत। आगमन, आगमन का मतलब आने तक भी लगा सकते हैं, और जाने सहित, यानी कि हम ठहरे हुए हैं, आ गए हैं, जब तक नहीं जाते तब तक, तुम्हारे आगमन तक। आमरण, मृत्यु तक। इस तरह से आ का अर्थ लगाते हुए हम इन शब्दों का अर्थ सेट कर सकते हैं। अब परा का मतलब विपरीत या फिर अनादर, तो परास्त, पराजय, पराभव, पराभूत और पराक्रम। इसी तरह से परि का मतलब चारों ओर, यानी परिचय, परिकल्पना, परिणाम, परिपक्व, परिपूर्ण और परिवर्तन। परि का मतलब चारों ओर है, तो चारों ओर का अर्थ इसमें लगाकर आप इनके अर्थ को भी समझ सकते हैं। प्र का मतलब होता है आगे या अधिक, तो प्रबल, प्रसार, प्रशांत, प्रगाढ़, प्रत्यंत, प्रसिद्धि, प्राचार्य, है ना। यहाँ पे देखो प्राचार्य का मतलब, प्र का मतलब आगे होता है आचार्य। आचार्य का मतलब होता है जो गुरुकुल में जो टीचर होते हैं, जो भी टीचर पढ़ाने वाले हैं, तो आचार्य के ऊपर भी एक और पदवी होती है, यानी कि आप कहते हैं कॉलेज में जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, तो आचार्य से ऊपर एक पदवी और प्राचार्य, है ना। इसी तरह से इनके अर्थ लगा के आप देख सकते हैं। प्रति के मतलब की ओर या फिर सामने। प्रतिरोध, रोध यानी रोकना होता है, जिस चीज को भी आप रोक रहे हैं उसके अगेंस्ट बोलना, अगेंस्ट रह जाना, प्रतिरोध। प्रतिरूप, प्रतिध्वनि, प्रतिस्पर्धा। अब यहाँ लगा सकते हैं अर्थ ना, स्पर्धा का मतलब तो कंपटीशन, तो प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन उसके अगेंस्ट खड़े होना, यानी कि उसको भी हराने के लिए खड़े होना। प्रत्यक्ष, अक्ष मतलब सामने, उसके भी सामने। प्रत्यक्ष मतलब एकदम साक्षात, जिसे कहते हैं सामने आके खड़े होना, प्रत्यक्ष। प्रतिवादी यानी जो भी हम बोल रहे हैं उसके अगेंस्ट बोलना, उसके सामने बोलने के लिए, जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए खड़े होना, तो प्रतिवादी। इस तरह से हमने शब्दों को उपसर्ग के साथ जोड़कर ये शब्द इस तरह से बना लिए। वी का मतलब होता है भिन्न या फिर विशेष। इस तरह से व्यवहार, व्यवहार में यहाँ पे दो उपसर्ग आए हुए हैं, देखो एक तो वी आया है, वी, और दूसरा है अब, है ना। वी, अब, व्यवहार। वी का ई बन गया, ई से य बना, य में अ मिला तो व्य, आधा रह गया व्य, और ये वाला अब का, अब तो पूरा ये, तो व्यव। यहाँ पर दो उपसर्ग हैं, वी, अब, और खाली हार है, व्यवहार। हार जो है ये मूल शब्द है, वी अवहार व्यवहार बन गया। इसी तरह से आगे देखो, विख्यात, वि और ख्यात, वियोग, विदेश, विशिष्ट, विरोध और विपक्ष। इस तरह से इनके अर्थ भी स्पष्ट हो रहे हैं। आगे देखो सम, सम का मतलब समान होता है या पूर्णता लिए हुए या फिर साथ होता है, तो समुचित। यहाँ पे सम प्लस उचित है, तो उ का इसमें समावेश हो गया, समुचित हो गया। समुचित, सम्मान, समयोग, जो भी ये अनुस्वार लगे हुए हैं इनको जब हम तोड़ेंगे तो सम प्लस योग हो जाएगा। इस तरह से सम प्लस योग ना,
सम योग, सम संसर्ग, सम प्लस क्षय, संचय, सम प्लस चय, जितने भी अनुस्वार वाले हैं इसको हम तोड़ के देखेंगे तो इसमें सम ये वाला आ जाता है। और यहाँ पे एक चीज और देखो, जब हम ये लगाएंगे तो ये सम या फिर स म पर अभी लगा हुआ है, और या फिर ये कह दो या फिर ये कह दो, ये एक ही बात है। ऐसे में आप उपसर्ग ये वाला सम हल वाला लगाएंगे, सम, क्योंकि ये अनुस्वार है, अनुस्वार को जब तोड़ेंगे तो सम म जो है ये हल वाला होगा, इसलिए सम या फिर ये दोनों बराबर ही हैं। सम का मतलब भी समान और सम का मतलब भी समान है, इस तरह से हो जाएगा। सु का मतलब अच्छा, सुशील है, तो इसको क्या बोले, सुशील, सुशांत, सुमार्ग, सुगम, सुदृढ़, सुकर्म, सुधार, सुकर और सुयश, इस तरह से ये शब्द बन गए। आपने देखा कि सभी शब्दों में उपसर्ग लगा है और साथ में मूल शब्द लगा है, तो इस तरह के जब शब्द आपके सामने आए तो आप फौरन पहचान सकते हैं कि जो उपसर्ग है उसको अगर हम अलग कर रहे हैं तो बाकी जो शब्द बचा वो मूल शब्द है। इस तरह से इनका अभ्यास करें और समझें और पहचानें और दूसरों को भी बताएं कि इसमें मूल शब्द कौन सा है और उपसर्ग कौन सा है। तो आज की क्लास यही समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मैं तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग पर बात करूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।